वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मेरे प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा, जहां मैंने लेक्चर को कंक्लूड किया था, वहां मैंने हाईवे डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया के बारे में मैंने कुछ बात करी थी। यानी मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द जैकब कमेटी। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया, जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का एक पार्ट चल रहा है। क्या है हमारा? डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। ये हमारा सब हेडिंग है। इसमें मैं आपको जो जो बातें बताऊंगा वो सारी बातें हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या है हमारा टॉपिक है? डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, एट दैट टाइम ब्रिटिश इंडिया जो था, उस वक्त गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इंडिया में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तत्कालीन सरकार ने क्या किया? जैकब कमेटी का गठन किया। जैकब कमेटी को उन्होंने सेटअप किया, जिसके हेड थे, क्योंकि किसी भी कमेटी का जो हेड होता है, यानी जो चेयरपर्सन होता है, उसके नाम पर ही उस कमेटी का नाम रख दिया जाता है। तो जैकब कमेटी बैठे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो की पॉइंट्स है, जो कुछ पॉइंट्स दिए, और उस की पॉइंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने तत्काल जो एक्शन लिया, रिएक्शन जो उनका हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। तो जैकब कमेटी क्या था? सबसे पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे अपने नोटबुक में कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड, गवर्नमेंट ने क्या क्या अपॉइंट किया? जैकब कमेटी। किस कौन सी ईयर में? तो 1927। तो क्या लिखेंगे? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आई कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे हैं? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट ने क्या किया? अपॉइंटेड, क्या अपॉइंट किया? जैकब कमिटी, ठीक है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके चेयरशिप में? मिस्टर M.R. जैकब। नाम मैं लिख दे रहा हूं, नाम जानना जरूरी है और ईयर भी जानना जरूरी है। M.R. जैकब कौन से साल में? इन द ईयर 1927। इन द ईयर, कौन से ईयर में? इन द ईयर, कौन से साल में बेटा? 1927 में, 1927। तो अभी क्या हम लोग बताएंगे कि जैकब कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो क्या क्या था, ठीक है, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमारा रिजल्ट क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो जैकब कमेटी का सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि जो रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, इट मस्ट बी टेकन एज कंसिडर्ड एज द नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्र हित योजना में ही इस रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखते हो, डिफेंस जो होता है, फॉरेन इंडस्ट्री होता है, जैसे फॉरेन पॉलिसी जो होता है, डिफेंस पॉलिसी जो होता है, वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट का चीज़ है, ठीक है ना। उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है। सिमिलरली जो रोड डेवलपमेंट के लिए का जो आज के देखते हो नेशनल हाईवे वगैरह जो बनता है, ये किसका रिकमेंडेशन था? ये जैकब साहब का ही रिकमेंडेशन था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो रोड डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश वाले अपने हिसाब से रोड का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएं, बिहार वाले अपने हिसाब से, महाराष्ट्र वाले अपने हिसाब से, नहीं। एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, एक गाइडलाइन तैयार होगा, जिसको थ्रू आउट द नेशन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन क्या था, ठीक है ना। रिकमेंडेशन लिखेंगे सबसे पहले, जैकब कमेटी का रिकमेंडेशंस क्या है, यहाँ पे हमारा हेडिंग चलेगा, यहाँ जानना जरूरी है रिकमेंडेशन और इस रिकमेंडेशन का रिजल्ट क्या हुआ था। ये दोनों चीज 2 पॉइंट में, हर पॉइंट मेरा हमारा चलेगा। तो रिकमेंडेशन क्या था हमारा? रिकमेंडेशन
ऑफ जैकर कमिटी। जैकर कमेटी का क्या क्या रिकमेंडेशन था? तो बेटा सबसे पहला रिकमेंडेशन था इनका, जो मैंने अभी आपको तुरंत बताया है, कि रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है, प्रोजेक्ट जो होता है, इट शुड बी कंसीडर्ड एज द नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या मैंने बोला? रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम should be considered as the national interest। क्या था? एज द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित योजना के हिसाब से ही, यानी एक ही एजेंसी होगी जो थ्रू आउट द नेशन क्या करेगी, हमारे रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बातें करेंगे। तो इसका था, इसका रिकमेंडेशन बेटा क्या हुआ कि इसका रिजल्ट बता रहे, रिकमेंडेशन तो ये था, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ हमारा? रिजल्ट मैं बता रहा हूं कि जो होता है फंड पार्टिसिपेशन जो होता है इज रिक्वायर्ड। क्या है हमारा रिजल्ट में कलर चेंज कर दे रहा हूं, रेड से लिख देता हूं, फंड पार्टिसिपेशन फॉर द प्रोजेक्ट शुड बी एलोकेटेड, प्रोजेक्ट्स वाज एलोकेटेड। यानी अब केंद्र सरकार ही डिफरेंट रोड प्रोजेक्ट के लिए ही क्या है, फंड कलेक्ट करेगी और फंड को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था जैकर कमेटी का? अब ये फंड तो केंद्र सरकार देगी, तो केंद्र सरकार अपने घर से थोड़ी देगी। कोई भी सरकार जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो फंड देती है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट आई कि ये इतने 1000 करोड़ का योजना है, इतने लाख करोड़ का योजना है, ये योजना कहाँ से? ये योजना जो आता है ये हमें टैक्स पेयर के पैसे को ही टैक्स वापस से सिटीजन्स को दे दिया जाता है। यानी कि हम लोग जो टैक्स देते हैं डिफरेंट फॉर्म में, उसी को हमें इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट हमें गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेट कर देती है। तो ये है रोड डेवलपमेंट के लिए फिर पैसा कहाँ से आएगा, सवाल ये उठता है। तो जैकर कमेटी ने रिकमेंड किया कि पैसा तो, क्योंकि पहला रिकमेंडेशन के नेशनल इंटरेस्ट के लिए फंड चाहिए और डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार को ही पैसा एलोकेट करता है। अब केंद्र सरकार पैसा कहाँ से लाएगा? तो जैकर साहब ने रिकमेंड किया कि आप जो भी पेट्रोल डीजल फ्यूल जो बेचोगे, ठीक है ना, क्योंकि व्हीकल क्या है, व्हीकल किसके पे रन करता है, तो फ्यूल पे चलता है। तो आप डिफरेंट फ्यूल जो बेचोगे, ठीक है, उसके लिए पेट्रोल या डीजल का रिक्वायरमेंट होगा। तो क्यों ना जो आप पेट्रोल डीजल आप लेते हो, पेट्रोल डीजल जो आप लेते हो उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लो, ठीक है ना, जिसका नाम रखें, जो नाम भी यहाँ पे आपको नाम बताऊंगा, एक्स्ट्रा चार्ज जो है उसके ऊपर एक नाम, उसको उस एक्स्ट्रा चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल रोड फंड, CRF, ठीक है ना, CRF ही चार्ज करो, सो डैट कि डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पैसा आए। तो इसका रिकमेंडेशन क्या है? सेकंड रिकमेंडेशन क्या है? एन एक्स्ट्रा चार्ज should be levied चार्ज लिख देते हैं, चार्ज ऑन पेट्रोल और डीजल, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चार्ज क्या होता है? पेट्रोल और डीजल के ऊपर रख दिया जाए, किस लिए? फॉर द रोड डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज रखना चाहिए। तो सरकार ने जैसे ही जब पैसा लेने की बात होती है सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन जब देने की बात होती है तो सरकार सुस्त पड़ जाती है। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आएगी तो गवर्नमेंट क्या होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आपको सुस्त पड़ जाती है। जहां जब पैसा देना हो तो गवर्नमेंट सुस्त हो जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होगी तो भी गवर्नमेंट सुस्त पड़ जाएगी। तो आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे रिकमेंडेशन अभी आगे और आएगा, उस रिकमेंडेशन को देखना गवर्नमेंट ने कितना लेट किया। तो जैकर कमेटी का 1927 में आया, रिपोर्ट इन्होंने दिया। तो क्या हुआ, इस रिकमेंडेशन का रिजल्ट बेटा क्या हुआ, इस रिकमेंडेशन का बेटा रिजल्ट क्या हुआ वो मैं बता रहा हूं। इस रिकमेंडेशन का रिजल्ट ये निकला कि CRF, सेंट्रल
सेंट्रल रोड फंड वाज इंट्रोड्यूस्ड, CRF इंट्रोड्यूस्ड हुआ। कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ? तो देख लो, ईयर जाना है, इन 1929, 1929 में सेंट्रल रोड फंड का गठन हुआ, जो सरकार लेना शुरू कर, तुरंत मान लिया। एक चीज और देख लेना, जब CRF जो चार्ज किया जाता था पहले, तो हाई स्पीड डीजल पे ही किया जाता था, ठीक है। तो उस समय जो चार्ज किया गया था इस रिकमेंडेशन है कॉरस्पॉन्डिंग टू 2.64 पैसा पर लीटर था, 2.64 पैसा पर लीटर था, ठीक है ना, लेना था। अब एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट ने क्या क्या फंड लिया, ठीक है ना, उस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी एक चीज़ और बताना मैं स्किप कर गया कि ये जब था पहली बार, जब CRF को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय 2.64 पैसा पर लीटर था, लिमिट चार्ज किया गया था। नाउ यहाँ पे सवाल उठता है कि करेंट रेट ऑफ CRF, ठीक है ना, यहाँ पे आप नोट में देखेंगे, मेंशन करेंगे, नोट क्या होगा हमारा, करेंट रेट ऑफ CRF, करेंट रेट ऑफ CRF हमारा क्या है। तो आज के डेट में जो CRF का जो चार्ज है वो क्या लिया जाता है, 2 रुपीज पर लीटर, क्या हमारा 2 रुपीज पर लीटर चार्ज किया जाता है पेट्रोल और डीजल पे। पेट्रोल और डीजल पे क्या चार्ज किया जाता है, 2 रुपीज पर लीटर। इसका फिर सपोज करो, इसको मैं और बताऊंगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया जाता है। आज के डेट में जो CRF चार्ज किया जाता है, तो फिर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, तो इसका 80% जो होता है 2 रुपीज का 80% जो होता है वो चला जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, फॉर नए हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर न्यू नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए खर्च हो जाता है। क्या लिख रहा है, फॉर द, ऐसे लिखते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में इसका 80% खर्च हो जाता है, यानी ₹1.5 के आसपास जो खर्च होता है वो कहाँ चला जाता है, नए प्रोजेक्ट के लिए। और जो इसका रेस्ट रिमेनिंग 20% जो होता है, इसका रिमेनिंग 20% जो होता है वो कहाँ खर्च होता है, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो होता है, क्या हमने बोला है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो होता है उसके मेंटेनेंस में, एग्जिस्टिंग रोड मेंटेनेंस में, एग्जिस्टिंग रोड मेंटेनेंस में इसका 20% खर्च हो जाता है। यानी ₹1.5 के आसपास जो होता है, ₹1.5 के आसपास क्या होगा हमारा, वो खर्च हो जाता है नए प्रोजेक्ट के लिए, और 50 पैसे के आसपास जाता है पर लीटर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस के लिए। अब इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो CRF का है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन कैसे होता है, सपोज करो आप आते हो यूपी से, ठीक है ना, यूपी से आए और यूपी में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो क्या हुआ, कितना पेट्रोल डीजल बिका, पूरा दोनों मिला करके मैं अगर बल्क में बात करूँ तो मेरा पूरा पेट्रोल डीजल बिका है 100 लीटर, 100 लीटर पेट्रोल हमारा डीजल बिक गया। तो सपोज करो उस 100 लीटर में जो भी प्राइस होगा, 80 रुपये, 82 रुपये, जो भी उसका आज के पेट्रोल का डीजल का कॉस्ट है, उसमें ₹2 जो हमारा क्या है वो CRF है। तो सपोज करो 100 लीटर के हिसाब से कितना पैसा कलेक्ट हो गया गवर्नमेंट के पास, ₹200 गवर्नमेंट। ये ₹200 जो है, ये ₹200 किसके पास गया, ये ₹200 चला गया हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। अब ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जितने हमारे स्टेट्स हैं उन सब का एक बैंक अकाउंट है। तो हर स्टेट के यहाँ जो पेट्रोल डीजल जो बिकता होगा उसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ₹2 जो भी पेट्रोल बिक रहा है उसका गवर्नमेंट ले लेती है। सपोज करो यूपी में 100 लीटर पेट्रोल बिका है पूरे उत्तर प्रदेश में, उस ₹100 से कितना पैसा कलेक्ट हुआ CRF के अकाउंट में, ₹200 सेंट्रल गवर्नमेंट ले ली। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इस ₹200 का
इस 200 रुपये को यूपी गवर्नमेंट को ही लौटाएगी। किसको लौटाएगी? यूपी गवर्नमेंट को ही लौटाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पैसा बिहार को दे देगी, ऐसा नहीं है कि पैसा ये जो 200 रुपये कलेक्ट हुआ है तो कर्नाटक को दे देगी, नहीं। ये जो यूपी से कलेक्ट हुआ है, जिस स्टेट से जो फंड कलेक्ट हुआ है वो फंड उसी गवर्नमेंट को ही जाती है। तो यूपी को क्या करेगी? यही 200 रुपये लौटाएगी डिफरेंट योजना के नाम पे, सड़क डेवलपमेंट की योजना के नाम से। अब कैसे लौटाएगी? तो सपोज करो उस यूपी को नया हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है और एग्जिस्टिंग हाईवे है उसको भी मेंटेन करना है। यूपी में जो नया हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है और एग्जिस्टिंग हाईवे को मेंटेन करना है, तो यूपी को जो 200 रुपये कलेक्ट हुआ है उसमें से 160 रुपया वो दे देगी नए प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए, नए प्रोजेक्ट के एलोकेशन में, और 40 रुपया वो दे देगी किसमें? एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ये हमारा सीआरएफ से रिलेटेड थोड़ी बातें थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर स्टेट का है। और याद रखना, जैसे यूपी के हर बैंक, यूपी का जो अकाउंट में जो 200 रुपये कलेक्ट हुआ है, ये पैसा यूपी को ही मिलेगा। जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट के पास सरप्लस पैसा आ गया और किसी स्टेट के पास थोड़ा डिफिसिट पैसा है तो सेंटर यहाँ से पैसा उठा के वहाँ ट्रांसफर कर देगा सीआरएफ पर। नहीं, ये पैसा किसके पास ही जाएगा? वो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट के पास ही जाएगा जहां से वो कलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था? सीआरएफ के रिगार्डिंग कुछ बातें थी। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक चलेगा वो हमारा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली अभी ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आई होंगी। मैं बोर्ड को रेज करता हूं, फिर रेस्ट के जो टॉप पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। ओके नो, तो अभी आपने जैकेट कमेटी के 2 रिकमेंडेशन और 2 रिकमेंडेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो उन्होंने जो 2 इसका रिजल्ट आया उन सब के बारे में अभी आपने देखा है। तीसरा रिकमेंडेशन था कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी का गठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी का गठन करना चाहिए जो कि रोड के डिजाइन के बारे में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करे। किस तरह के रोड होना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या चीज होना चाहिए, कहीं किसी ना किसी को, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन को इसकी जिम्मेवारी तो उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो तीसरा रिकमेंडेशन था क्या? अ सेमी ऑफिशियल, क्या पॉइंट होगा हमारा तीसरा रिकमेंडेशन, और इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी देखना। तीसरा रिकमेंडेशन क्या था? अ सेमी, ये कंप्लीटली गवर्नमेंट का नहीं था, ठीक है ना। अ सेमी ऑफिशियल बॉडी शुड बी एस्टेब्लिश्ड, मेरा माइक गिर गया था। ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल body should be established. A semi-official technical body should be established which gives क्या दे? The norms and guidelines, क्या देगा? नॉर्म्स और गाइडलाइंस फॉर द डिजाइन एंड स्पेशलाइजेशन पर्पस, ठीक है ना। विच गिव्स द गाइडलाइंस फॉर द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। तो जैकेट कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन 1927 में दिया, तो गवर्नमेंट ने इसकी बात को भी मान लिया। और कब इस बात को माना और क्या किया ये देखो। इस रिकमेंडेशन का बेटा रिजल्ट क्या निकला? इंडियन रोड कांग्रेस, इट शुड नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड विद द कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन रोड कांग्रेस का गठन किया गया। रिजल्ट क्या था? सॉरी, इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि मैंने भी बोल दिया, आईएनसी से नहीं आईआरसी है ये। तो क्या है इसका रिजल्ट? तो इंडियन रोड कांग्रेस was established in 1934। अब देखो, हम लोग जो भी हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हो आरसीसी स्टील, तो वहां पे क्या कोड था?
IS अगर आप RCC पढ़े होगे तो हम लोग जो भी डिज़ाइन करते हैं वो किससे कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं, वो हम लोग IS 456 2000 कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं। स्टील में लिमिट स्टेट में हम लोग किस हिसाब से, किस गोट के हिसाब से, किस गाइडलाइन के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो IS 800 2007 फॉर LSM और IS 800 1984 फॉर WSM। वैसा ही लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हम लोग बात करते हैं तो वो IS 1893 कॉरस्पॉन्डिंग बात करते हैं। तो वैसे ही डिफरेंट कोड्स हैं। तो सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, हाईवे में भी हमें जो भी रिकमेंडेशन मिलता है एज फार एज हाईवे का कंस्ट्रक्शन में जो भी रिकमेंडेशन मिलता है वो हम लोग IRC ही देता है, इंडियन रोड कांग्रेस ही देता है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है क्या हमारा, IRC। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, IRC। और मैं जो भी गाइडलाइन आपको, हम लोग इंडियन कंडीशन में जो भी ट्रांसपोर्टेशन की बातें करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हाईवे इंजीनियरिंग, तो जो भी हम लोग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं वो लोग किससे कॉरस्पॉन्डिंग फॉलो करते हैं, वो IRC की ही बातें करते हैं, IRC के हिसाब से सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो IRC ही हमें गाइडलाइन देता है कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा ऐसा आपको प्रोजेक्ट बढ़ाना है। तो और ये IRC का ही काम है कि रिसर्च से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो सारी बातें वही करेंगे। जैसे हमारे पास डिफरेंट कोड्स होता है वैसे ही हमारे हाईवे इंजीनियरिंग में IRC भी एक कोड है जिसका रिकमेंडेशन वो फॉलो करते हैं। आगे देखोगे, आगे जब आगे जो फर्दर हम लोग जो पेमेंट, डिजाइन ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, ज्योमेट्री डिजाइन पढ़ेंगे, तो मैं IRC का जिक्र बार बार करूंगा, बहुत बार करूंगा। तो आप उन सारी चीजों को ध्यान से देखना। तो ये हमारा क्या था, तीसरा रिकमेंडेशन। नाउ चौथा रिकमेंडेशन क्या था कि एक केवल ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए, रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही एक R&D होना चाहिए और एक अलग स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अलग इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो केवल रोड डेवलपमेंट के बारे में ही बात करे, ठीक है ना। अब क्या था रिकमेंडेशन, ओहो दी research and development institute should be established। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। वो क्या करेगा, हमें गाइडलाइन देगा रिगार्डिंग द डिफरेंट रोड प्रोजेक्ट में हमारे क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। क्योंकि जैसे जानते हो, हर इंजीनियरिंग करने जाते हो तो हर फील्ड के लिए अलग रिसर्च के लिए हमारे पास लैब वगैरह होते हैं। सिमिलरली जैसे अभी रेलवे के लिए अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज के डेट में आई थिंक 2018 में एक NTRI नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका काम ही है केवल रेलवे के बारे में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। रेलवे की ही केवल वहाँ पढ़ाई होगी, चाहे वो रेलवे के मैनेजमेंट हो, रेलवे की इंजीनियरिंग हो। एक स्पेसिफाइड कॉलेज ही है NTRI, ठीक है, NRTI सॉरी। तो वैसे ही उस समय क्या था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का गठन होना चाहिए जहाँ पे हम लोग केवल रोड के डेवलपमेंट के बारे में ही नए नए इनोवेटिव आइडिया जो होंगे वहाँ पर सिखाए जाएंगे। तो उसके लिए क्या था, देखो जब मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो जाती है तो सरकार सुस्त पड़ जाती है। तो इसका रिजल्ट का आउटकम कब आया वो भी देख लेना, मैं बता देता हूँ। इसका रिजल्ट क्या था पहले ये देख लो। इसका रिजल्ट बेटा क्या था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट was established। कब established हुआ, इन 1950, इन 1950। देखो रिकमेंडेशन कब मिला, सरकार मानी कब, नेहरू जी आए तब माने, ठीक है। 1950 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नाउ अब पांचवा रिकमेंडेशन क्या था कि जो रोड डेवलपमेंट की जब बात हो तो अच्छा एक चीज इसके बारे में बताना भूल गया, इसके बारे में बताऊंगा कि CRI का एक इनोवेशन जो है इसके बारे में बता रहा हूं कि एक आगे पढ़ोगे नोट में ही ये पॉइंट लिख लेना, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ क्या था इसका, CRI का ही एक इनोवेशन है, एक बम्प इंटीग्रेटर करके एक डिवाइस है, नोट में यहां मेंशन कर दे रहा हूं। ये
इसका नाम अभी वापस से जब आपको मैं ज्योमेट्री डिजाइन पढ़ाऊंगा उसमें वापस से इसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें और करेंगे। बम्प इंटीग्रेटर was introduced by CRRI। बम्प इंटीग्रेटर एक डिवाइस था जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था हमारे नेशन में? CRRI ने। तो ये बम्प इंटीग्रेटर क्या होता है? ये हमें अनइवननेस इंडेक्स निकालने में हेल्प करता है। अनइवननेस कौन बेटा हेल्प करता है? हमारा बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है ना। अब ये अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है? तो आप जब ज्योमेट्रिक डिजाइन के लेक्चर को फॉलो करोगे उसमें ये सारी चीजें आपको वापस से मिलेगी। ज्योमेट्रिक डिजाइन में मैं ये बम्प इंटीग्रेटर और अनइवननेस इंडेक्स के बारे में मेरा एक सेपरेट टॉपिक है, वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो बम्प इंटीग्रेटर का इंट्रोड्यूस किसने किया? CRRI ने, ठीक है ना। इसका रोल काम क्या होता है? अनइवननेस इंडेक्स निकालने के लिए। अनइवननेस क्या हुआ? तो रोड में जो अनड्यूलेशंस होते हैं उसका क्यूमुलेटिव मेजरमेंट जो होता है वही हमारा अनइवननेस इंडेक्स होता है। नहीं समझ में आया? फॉलो द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। उसमें आपको अनइवननेस इंडेक्स के बारे में मैंने बात कर रखी है। अब मेरा 5वां रिकमेंडेशन क्या था? देयर वाज मोर स्ट्रेस गिवन ऑन किस पे गिवन दिया गया था? दिया गया था लॉन्ग टर्म प्लानिंग for the road development प्रोजेक्ट। रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया कि अब क्या है, कोई भी प्लानिंग है ना शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। सारी प्लानिंग जो हो बेटा वो हमारी लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के बाद ही आप एक प्रॉपर आउटकम की, क्योंकि रोड का प्रोजेक्ट अगर देखोगे तो सालों लगते हैं तैयार होने में, ठीक है ना। तो इस रिकमेंडेशन का रिजल्ट बेटा क्या मिला? रिजल्ट क्या था इस रिकमेंडेशन का? तो जो वेरियस 20 ईयर प्रोग्राम थे, ठीक है ना, क्या है इसका रिकमेंडेशन? वेरियस 20 ईयर्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, ठीक है ना। वेरियस 20 ईयर जो प्रोग्राम थे वो इसका आउटपुट था। अब यहाँ पे एक नया चीज आपने क्या हुआ, 5 रिकमेंडेशन देखे और 5 रिकमेंडेशन रिजल्ट जाना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये तो तीन डिफरेंट जो 20 ईयर प्लान थे उसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, और इसके बाद मैं एक टेबुलेटेड फॉर्म में इसके बारे में मैं आपको एक टेबल ही बता दूंगा। उस टेबल में ही डिफरेंट जो 20 ईयर प्रोग्राम है उसके बारे में आपको आइडिया दूंगा। तो पहले ये क्या, जो डिफरेंट 20 वर्षीय योजना थी, 20 ईयर प्लान थे, तो सबसे पहला प्लान था हमारा नागपुर प्लान। क्या था हमारा? नागपुर प्लान, ठीक है, नागपुर प्लान। दूसरा बेटा हमारा था बॉम्बे, उस समय बॉम्बे नाम था, अब मुंबई हो चुका हुआ है, तो दूसरा हमारा क्या था? बॉम्बे प्लान। और जो तीसरा 20 वर्षीय योजना था वो हमारा क्या था? लखनऊ प्लान। तो ये प्लान का नाम क्यों ऐसा पड़ा? यहाँ से भी आपको जेईई वगैरह छोटे एग्जामिनेशन में ऐसा ही पूछेगा कि नागपुर प्लान का नाम नागपुर प्लान क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो क्योंकि जहाँ पे डिफरेंट चीफ इंजीनियर्स जो अकाउंटेबल लोग थे रिगार्डिंग द रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो जहाँ पे बैठ के मीटिंग किए, तो उस मीटिंग के प्लेस के हिसाब से ही उस प्लान का नाम हो गया, ठीक है ना। तो नागपुर प्लान कहाँ? नागपुर में हुआ था, बैठ के बनाया था। बॉम्बे प्लान बॉम्बे में, और लखनऊ प्लान हमारा लखनऊ में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था? तो सबसे पहले नागपुर प्लान आया, दूसरा हमारा बॉम्बे प्लान आया, और तीसरा हमारा लखनऊ प्लान आया। तो ये तीनों प्लान में क्या क्या बातें हुई, इस प्लान का रिकमेंडेशन क्या था, इसका आउटपुट क्या निकला, वो सारी चीजें मैं आपको टेबुलेटेड फॉर्म में एक बोर्ड पे मैं मेंशन कर दूंगा, वो आप उसको ध्यान से देखना, ओके।